हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 173 यानी इलेक्ट्रॉनिक शासन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से गेस्ट पेपर असाइनमेंट को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनको आप हमारे लेक्चर के साथ साथ गेस्ट पेपर को भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप सभी हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके गेस्ट पेपर और असाइनमेंट एंड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ से हमारे दोनों चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम पे वहाँ पे सारी अपडेट मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 173 यानी इलेक्ट्रॉनिक शासन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि भारत जैसे देश में ई लर्निंग के महत्व को उजागर कीजिए। यानी हमारे भारत के अंदर जो आपके ई लर्निंग जो है इसके महत्व को हमें बताना है। तो ई लर्निंग का अर्थ है कि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और अन्य डिजिटल माध्यमों की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना। आज के डिजिटल युग में ई लर्निंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां बड़ी जनसंख्या और भौगोलिक असमानताएं हैं, वहां ई लर्निंग शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करती है। यह विद्यार्थियों को किसी भी समय और किसी भी स्थान से शिक्षा प्रदान करने की या शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देती है। तो देखो, अगर हम ई लर्निंग के अर्थ को समझे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ई लर्निंग का अर्थ क्या है कि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट, जितने भी आपके अन्य डिजिटल माध्यम हैं, इन सबसे जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। तो आज के डिजिटल युग में आपका जो ई लर्निंग शिक्षा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जबकि भारत जैसे विशाल देश की बात करें तो यहाँ पे आपको विविधता देखने को मिलती है, बड़ी जनसंख्या देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे भौगोलिक असमानताएं भी देखने को मिलती है। तो इसी के अंदर जो आपका ई लर्निंग शिक्षा जो है, इसके अंदर हमें नई नई संभावनाएं देखने को मिलती है और ये विद्यार्थियों को किसी भी समय और किसी भी स्थान से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा भी देता है। तो अब हम बात करते हैं भारत में ई लर्निंग का महत्व क्या है। तो अगर हम इसके महत्व की बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका क्या कहता है कि शिक्षा की आसान पहुंच। यानी भारत में जो आपका ई लर्निंग है इसका पहला महत्व क्या है कि शिक्षा की आसान पहुंच है। यानी भारत के कई ग्रामीण और दूर स्थित क्षेत्रों में अच्छे विद्यालय और महाविद्यालय उपलब्ध नहीं है। ई लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षा सभी तक पहुंचती है। यानी शिक्षा की पहुंच की बात करें तो देखो, भारत में कई ऐसे ग्रामीण स्तर हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र है, और कई ऐसे दूर स्तर क्षेत्र है जहाँ पे जो आपके अच्छे विद्यालय जो है ना, अच्छे स्कूल्स और अच्छी यूनिवर्सिटीज उपलब्ध नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसी के कारण आपकी जो ई लर्निंग शिक्षा जो है ना, ई लर्निंग शिक्षा का जो विद्यार्थी है वो घर बैठे ही लाभ उठा सकते हैं। यानी घर बैठे ही उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मिल सकती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं। और ई लर्निंग का जो उद्देश्य जो है ना वो यही है कि शिक्षा सब तक पहुंचाना। उसके बाद है आपका समय और धन की बचत। ई लर्निंग में विद्यार्थियों को स्कूल या कोचिंग संस्थान जाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे यात्रा का समय और खर्च दोनों ही बचते हैं। ऑनलाइन अध्ययन सामग्री भी कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। तो यानी आपका ई लर्निंग से आपके जितने भी धन है, ठीक है, धन है आपका और समय है, इन दोनों की ही बचत हो रही है। यानी इसमें विद्यार्थियों को स्कूल या कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, और यात्रा का और धन जो आपका खर्च है, ठीक है, वो भी बचता है। और ऑनलाइन जितनी भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको कम लागत में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार की बात करें तो ई लर्निंग के माध्यम से देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और विशेषज्ञों के व्याख्यान विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं। इससे छोटे शहरों और गांव के विद्यार्थियों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होती है। यानी हमारे देश में
आपके जितने भी मतलब ये लगा लीजिए जितने भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है ना, जितने भी आपके विशेषज्ञ हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं वो हर स्टूडेंट तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो आपके छोटे शहरों में रहने वाले विद्यार्थी हो, चाहे वो आपके गांव में रहने वाले विद्यार्थी हो, सभी को यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होती है ई लर्निंग के माध्यम से। इसके बाद है आपका सीखने में लचीलापन। ई लर्निंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। वे किसी भी समय वीडियो देख सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं और आवश्यकता अनुसार पाठ को दोहरा सकते हैं। यानी सीखने में लचीलापन मतलब कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो ई लर्निंग के माध्यम से क्या हो गया है कि आप जो सीख रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हो गया है। ठीक है, एजुकेशन को यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबल बना दिया गया है ई लर्निंग के थ्रू। आप किसी भी समय कोई भी वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, यानी अपना दोहरा सकते हैं। इसके बाद है डिजिटल कौशल का विकास। अगर हम बात करें डिजिटल कौशल के विकास की, तो ये पॉइंट हमें क्या समझाता है कि ई लर्निंग के उपयोग से विद्यार्थियों में कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरणों के प्रयोग की क्षमता बढ़ती है। ये कौशल आधुनिक रोजगार और प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। फिर है आपका महामारी और आपदा के समय उपयोगी। तो कोविड-19 महामारी के दौरान जब स्कूल और कॉलेज बंद थे, तब ई लर्निंग शिक्षा को जारी रखने में यहाँ पे महत्वपूर्ण निभाई है। इससे विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हुई। यानी महामारी या कोई ऐसी आपदा या कोई ऐसी इमरजेंसी में भी आपकी जो ई लर्निंग शिक्षा जो है ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। जैसे अभी हमने देखा कोविड-19 के दौरान जब आपके स्कूल और कॉलेज बंद थे, तब ई लर्निंग शिक्षा ने क्या करा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि सभी विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित उससे नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद है आपका रोजगार और कौशल में सहायता। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। इससे युवा नई नई कौशल स्किल सीखकर रोजगार पाने के बेहतर अवसर वो प्राप्त करते हैं। तो आपकी जो ई लर्निंग शिक्षा है वो नए नए आपको क्या देते हैं, कौशल सिखाते हैं, और ताकि आप भविष्य में रोजगार के अवसर आप प्राप्त कर सकें। इसके बाद है सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी। यानी ई लर्निंग शिक्षा जो है वो सभी आयु वर्ग के लिए है। ई लर्निंग केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, नौकरी करने वाले लोग, गृहिणियां और वरिष्ठ नागरिक भी अपनी आवश्यकता के अनुसार नए विषय सीख सकते हैं। इस प्रकार यह आजीवन शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। अब हम बात करते हैं भारत में ई लर्निंग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो हालांकि ई लर्निंग के अनेक लाभ है, फिर भी कुछ चुनौतियां भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे आपका ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी होने के कारण ई लर्निंग जो शिक्षा है कई बार उसका लाभ हमें नहीं मिलता। ठीक है, डिजिटल उपकरणों की अनुपलब्धता, तकनीकी ज्ञान का अभाव, ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने की समस्या, बिजली और नेटवर्क संबंधी कठिनाइयां। तो इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार और निजी संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके और ई लर्निंग शिक्षा का फायदा सभी विद्यार्थी उठा सके। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि ई लर्निंग भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। ये शिक्षा को अधिक सुलभ, किफायती और प्रभावी बनाती है। डिजिटल इंडिया और नई शिक्षा नीति के साथ ई लर्निंग का महत्व और भी बढ़ गया है। यदि इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जाए तो ई लर्निंग भारत में शिक्षा के प्रसार और मानव संसाधन विकास का एक सशक्त माध्यम जो है वो आपकी सिद्ध होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या है कि शासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को क्रियान्वित करने वाले मुद्दों और चुनौतियों का विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यानी आपका जो शासन है उसमें आपका जो सूचना है और संचार प्रौद्योगिकी है, बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आईसीटी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो आईसीटी के सामने कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसको समझते हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी की बात करें, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी के नाम से जानते हैं, तो आधुनिक शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आईसीटी के माध्यम से सरकार नागरिकों को विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराती है, जिससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ई शासन यानी आपका ई गवर्नेंस इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि शासन में आईसीटी को लागू करना आसान नहीं है। इसके सामने कई प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां मौजूद है जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। तो यानी अगर हम बात करें आईसीटी की, तो आईसीटी क्या है, आधुनिक समय में जो आपका शासन है
उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आईसीटी के माध्यम से सरकार और नागरिक इन दोनों को ही अनेक सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई गई हैं। यानी अब नागरिक जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जितनी भी आपकी सरकारी सुविधाएं हैं वो घर से ही उनका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आईसीटी के माध्यम से क्या हुआ है कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता में भी हमें यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। वहीं अगर हम ई शासन की बात करें यानी ई गवर्नेंस की बात करें तो ये आपका एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है आईसीटी के द्वारा। ठीक है, और इसके सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं आईसीटी के सामने, इसको समझते हैं। तो आईसीटी के कार्यान्वयन में प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां कौन सी है। पहला है आपका डिजिटल विभाजन। भारत जैसे विकासशील देश में सभी लोगों के पास इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की समान पहुंच नहीं है। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं की कमी के कारण लोग ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इससे डिजिटल असमानता बढ़ती है। यानी डिजिटल विभाजन भी क्या है, आपका एक चुनौती है आईसीटी के सामने। यानी भारत जैसे विकासशील देशों में कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, डिजिटल उपकरण नहीं है, और जिसकी वजह से इन सुविधाओं का जो लाभ है वो ग्रामीण क्षेत्र या फिर हम कह सकते हैं दूर दराज वाले क्षेत्र जो है वो नहीं उठा पाते हैं। उसके बाद है आपका तकनीकी अवसंरचना की कमी। तकनीकी अवसंरचना की बात करें तो यहाँ पे आपका आईसीटी के सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत तकनीकी ढांचे की आवश्यकता होती है। कई क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की कमी होती है, जिससे ई शासन परियोजनाएं आपकी प्रभावित होती है। यानी तकनीकी संरचना की कमी के कारण भी यहाँ पे क्या है, एक चुनौती है आपका आईसीटी के सामने। फिर है आपका साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण। सरकारी पोर्टलों पर क्या होता है कि नागरिकों की व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी संग्रहित होती है। साइबर हमले, हैकिंग और डेटा चोरी जैसी घटनाएं बड़ी चुनौती बन गई है, इसलिए डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे आईसीटी के सामने साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण भी क्या है, एक चुनौती है। अब हम आगे बात करते हैं आपका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि डिजिटल साक्षरता का अभाव। यानी कई नागरिक और सरकारी कर्मचारी डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते। कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में पर्याप्त जानकारी ना होने के कारण आईसीटी आधारित सेवाओं का वो पूरा तरीके से लाभ नहीं उठा पाते हैं। यानी डिजिटल साक्षरता होना जरूरी है। आपका डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नागरिकों को पता होना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि कौन सी तकनीकों का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, ताकि वो आईसीटी से आधारित जितनी भी आपकी सेवाएं हैं उनका वो लाभ उठा पाएं। ये भी आपकी चुनौती है। इसके बाद है आपका परिवर्तन का विरोध। अब ये पॉइंट क्या कहता है, इसको समझते हैं। परिवर्तन का विरोध जो है ये भी एक चुनौती है आईसीटी के सामने। यानी आपकी नई नई तकनीकों को अपनाने में कई बार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा विरोध किया जाता है। वे पारंपरिक कार्यप्रणाली को छोड़ने में हिचकिचाते हैं, जिससे आईसीटी परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी आपका धीमा हो जाता है। यानी परिवर्तन को अपनाने में कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जिन्हें हिचकिचाना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही आपका ट्रेडिशनल जो उनकी कार्यप्रणाली है, वर्क सिस्टम है, उसी को वो करते आए हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक हिचकिचाहट होती है। ठीक है, तो आईसीटी की जितनी भी परियोजनाएं होती है ना, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, इससे वो धीमे हो जाते हैं। कई बार कर्मचारी और सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो इनका नई तकनीकों का क्या करते हैं, विरोध उनका किया जाता है। 6 पॉइंट जो है आपका वो ये है वित्तीय संसाधनों की समस्या। यानी आईसीटी परियोजना को स्थापित करने और उनके रखरखाव के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। सीमित बजट और संसाधनों के कारण कई योजनाएं आपकी समय पर पूरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हमें वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भी क्या है, आईसीटी के सामने एक चुनौती है। भाषा और स्थानीय आवश्यकताओं की समस्या। यानी भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कई सरकारी वेबसाइट और पोर्टल केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं, जिससे स्थानीय भाषा बोलने वाले नागरिकों को कठिनाई होती है। इसलिए बहुभाषी सेवाओं की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो देखो आईसीटी के अंदर जितने भी उनके अलग अलग जो यहाँ पे हम कह सकते हैं समस्याएं हमें देखने को मिलती है या चुनौतियां हैं, तो उनमें से एक है आपका भाषा और स्थानीय आवश्यकताएं। ठीक है, तो अनेक भाषा बोली जाती हैं भारत के अंदर, और कई की ऐसी वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट, कई ऐसे पोर्टल है जो आपके सिर्फ अंग्रेजी में ही उपलब्ध होते हैं, स्थानीय भाषा में नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं ना, उनको कठिनाइयाँ होती हैं समझने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुभाषी सेवाओं का यहाँ पे आवश्यकता है आईसीटी के अंदर। इसके बाद है आपका समन्वय और प्रबंधन की चुनौती। ये क्या कहता है ये पॉइंट, कि विभिन्न सरकारी विभागों के बीच
विभिन्न सरकारी विभागों के बीच उचित समन्वय का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। डेटा साझा करना और सूचना के आदान प्रदान करने में कठिनाइयां आने से सेवाओं की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। यानी कोऑर्डिनेशन और आपका मैनेजमेंट की चुनौती के कारण भी आईसीटी को यहाँ पे कठिनाई देखने को मिलती है। कानूनी और नीतिगत चुनौतियां, ये भी एक समस्या है। आईसीटी के उपयोग से जुड़ी हुई कई कानूनी और नीतिगत प्रश्न सामने आते हैं, जैसे आपका डेटा गोपनीयता, डिजिटल हस्ताक्षर और साइबर अपराध। इनके लिए स्पष्ट और प्रभावी कानूनों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो ये थी आपकी सारी आईसीटी के सामने चुनौतियां। अब हम बात करते हैं आईसीटी के इन चुनौतियों को हम किस तरीके से इनका समाधान कर सकते हैं, यानी आपके समाधान के उपाय। तो पहला क्या उपाय कहता है कि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं का विस्तार करना, साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना, सरकारी कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देना, स्थानीय भाषाओं में ई सेवा उपलब्ध कराना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। तभी ये सारी चुनौतियों को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं आईसीटी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कहता है कि शासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रशासन की अधिक पारदर्शिता, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनता है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी अवसंरचना जैसी चुनौतियां भी मौजूद है। यदि सरकार इन समस्याओं का उचित समाधान करे तो आईसीटी के माध्यम से सुशासन और समावेशी विकास जो है वो आपके जितने भी लक्ष्य हैं वो सफलतापूर्वक यहाँ पे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या कहता है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 की प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। यानी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है वो तेजी से विकसित हो रहा है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सेवाओं की यहाँ पे बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति यानी आपका नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आपका एनपीई 2019 जारी किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण यानी आपका मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। तो ये नीति जो है आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आपकी लागू की गई है। अब हम बात करते हैं इस नीति के आपके उद्देश्य कौन कौन से हैं। अगर हम इस नीति के उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का केंद्र बनाना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, ठीक है, निर्यात में वृद्धि करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना और अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। ये सारे क्या है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहली विशेषता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा। इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण को बढ़ाना है। सरकारी कंपनियों को निवेश करने और उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है। फिर है आपका मोबाइल फोन निर्माण पर विशेष ध्यान। भारत को मोबाइल फोन निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत मोबाइल फोन तथा उनके पुर्जों के उत्पादन को यहाँ पे बढ़ावा देने की विशेष योजनाएं शुरू की गई है। फिर है आपका रोजगार सृजन। नीति का उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लाखों रोजगारों के अवसर उत्पन्न कराना। इससे युवाओं को तकनीकी और औद्योगिकी क्षेत्रों में रोजगार मिलने की जो संभावना है आपकी वो बढ़ती है। तो तीसरी विशेषता क्या कहती है कि रोजगार सृजन कराना यानी लाखों रोजगार के अवसर यहाँ पे देना। उसके बाद है आपका निर्यात में वृद्धि। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने पे भी जोर देती है। इससे भारत की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी और विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। फिर है आपका सेमीकंडक्टर एवं चिप निर्माण को प्रोत्साहन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की जो रीढ़ माने जाने वाले सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण को बढ़ावा देने की लिए और निवेश और तकनीकी सहयोग को भी यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया है। अगली जो विशेषता है वो ये है कि आपका अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना यानी नई तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित यहाँ पे किया गया है। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं और उद्योगों के बीच में एक सहयोग बढ़ाने पे भी यहाँ पे बल दिया गया है। यानी बेसिकली अगर हम बात करें जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी आपके रिसर्च सेंटर हैं उनके बीच में एक सहयोग बढ़ाने की भी यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद है आपका कौशल विकास।
कौशल विकास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। इससे उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होंगे। फिर है आपका अगली विशेषता निवेश आकर्षित करना, यानी देशी और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूलन नीतियां बनाना और सुविधाएं प्रदान करना। इससे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आपकी पूंजी निवेश और भी बढ़ेगा। फिर है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इसकी बात करें तो व्यापार करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने, लाइसेंस संबंधी जटिलताओं को कम करने तथा उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पे भी यहाँ पे जोर दिया गया है। फिर है आपका पर्यावरण संरक्षण, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी आपका ई वेस्ट के उचित प्रबंधन तथा पर्यावरण अनुकूलन प्रबंधन प्रक्रियाओं को यहाँ पे बढ़ावा देने की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो ये है आपकी सारी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक 2019 की जो आपकी नीति है उसकी सारी विशेषताएं हैं। अब हम इसके महत्व की बात करते हैं। तो अगर हम इसके महत्व को समझे तो यहाँ पे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इस नीति ने क्या करा है, सहायता करी है। इलेक्ट्रॉनिक्स आयातों में कमी देखी है, ठीक है, और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी यहाँ पे मजबूती मिली है और रोजगार और आर्थिक अवसर को बढ़ावा दिया गया है और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत की जो भागीदारी है उसको भी यहाँ पे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करते हैं। इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति विनिर्माण, निवेश, अनुसंधान, कौशल विकास और निर्यात को बढ़ावा देकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का प्रयास करती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है तथा आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम बात करते हैं ई व्यापार, जिसको हम ई कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। इसके कौन कौन से लाभ हैं हमें ये बताने हैं। तो ई व्यापार का अर्थ यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय करना। आज के डिजिटल युग में ई कॉमर्स व्यापार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। लोग घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से इनको खरीद सकते हैं। इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को ही लाभ प्राप्त होते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, ई कॉमर्स यानी ई व्यापार कहलाता है। अब हम बात करते हैं ई व्यापार के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या कहता है कि समय की बचत होती है। ई कॉमर्स की सबसे बड़ा जो लाभ है वो यही है कि समय की बचत होना, यानी उपभोक्ताओं को बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती। वे कुछ ही मिनटों में अपनी आवश्यक वस्तुओं को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इससे यात्रा और प्रतीक्षा में लगने का समय जो है आपका वो बचा है। फिर है आपका सेकंड पॉइंट 24 घंटे की उपलब्धता, ठीक है, 24 आवर्स जो है यहाँ पे आपका अवेलेबल रहता है। यानी सामान्य दुकानों के खुलने और बंद होने का निश्चित समय एक होता है। लेकिन अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो जबकि ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी दिन रात 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहती है। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं या कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका व्यापक बाजार की उपलब्धता। ई व्यापार के माध्यम से व्यापारी अपने उत्पादों को स्थानीय क्षेत्र तक सीमित ना रखकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकते हैं। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और व्यापार का स्तर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यानी व्यापार का जो विस्तार है वो भी हमें देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है वो क्या है कि लागत में कमी। अगर हम बात करें लागत में कमी की, तो यहाँ पे ऑनलाइन व्यापार में दुकान का किराया, बिजली, सजावट और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता कम होती है। इससे व्यापार की जो लागत है वो घटती है और व्यापारी ग्राहकों को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं। फिर है आपका अधिक विकल्प और तुलना की सुविधा, यानी आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादातर अधिक विकल्प देखने को मिलते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को एक ही स्थान पर विभिन्न कंपनियों और ब्रांडों के जो उत्पाद है वो देखने को मिलते हैं। वे कीमत, गुणवत्ता, विशेषताओं की तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद है आपका आसान भुगतान व्यवस्था, यानी ई व्यापार में विभिन्न प्रकार की भुगतान सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट।
इससे भुगतान प्रक्रिया आपकी और भी ज्यादा सरल होती है और तेज होती है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की या अगले लाभ की। ठीक है, तो ग्राहकों की सुविधा में वृद्धि। अब ये लाभ क्या है कि घर बैठे उत्पादकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं और वस्तुओं की होम डिलीवरी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे खरीदारी का जो हमारा अनुभव है वो अधिक सुविधाजनक बनता है। फिर है आपका बेहतर विपणन यानी आपका मार्केटिंग। ई कॉमर्स कंपनियां डिजिटल विज्ञापन, ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करके अपने जो उत्पादक है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रचार करती है। इससे कम खर्च में अधिक ग्राहकों तक लाभ जो है वो पहुंचता है। फिर है आपका व्यापारिक आंकड़ों का प्रबंधन यानी ऑनलाइन व्यापार में आपकी बिक्री, स्टॉक, ग्राहकों की पसंद और भुगतान संबंधित जानकारियां डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है। इससे व्यापार का जो प्रबंधन है वो और भी ज्यादा प्रभावी बनता है और व्यवस्थित बनता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले लाभ की ओर। यहाँ पे आपका अगला जो लाभ है ई कॉमर्स का वो ये है कि रोजगार के अवसर। ई कॉमर्स के विकास में वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिलीवरी सेवाओं, ग्राहक सहायता और आईटी क्षेत्र में नए रोजगार के जो अवसर है आपके वो देखने को मिलते हैं। यानी ई कॉमर्स क्या कर रहा है, रोजगार के अवसर भी हमें प्रदान कर रहा है। इसके बाद है ई व्यापार का सामाजिक एवं आर्थिक महत्व। अगर हम सामाजिक और आर्थिक महत्व की बात करें तो ई कॉमर्स ने छोटे व्यापारियों और उद्योगियों, ठीक है, को भी बड़े बाजार तक पहुंचने का अवसर दिया है। इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अपने उत्पादकों को ऑनलाइन बेचकर आय बढ़ा सकते हैं। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने से नगद लेन देन पर निर्भरता जो है आपकी वो कम हुई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपका निष्कर्ष भी डिस्कस करते हैं इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि ई व्यापार आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये समय और लागत की बचत करता है, व्यापार का विस्तार करता है तथा ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ ई कॉमर्स का महत्व जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भविष्य में ई व्यापार व्यापारिक गतिविधियों का और भी प्रभावशाली यहाँ पे माध्यम बनेगा।